हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मॉक टेस्ट। और आज मॉक टेस्ट किसका है? तो बिहार स्पेशल का। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो पहले तो ध्यान रखना है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ का है? तो बिहार का है। और यहाँ पूछा गया है कि किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो ये तंत्र विषय के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि भारत में बौद्ध महाविहार कौन है? तो उदंतपुरी ही था। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि उदंतपुरी है जो भारत में क्या था? बौद्ध महाविहार था। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। वहीं बात कर ले कि उदंतपुरी का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम ही हो सके आपसे पूछ दे तो जब इसका उदंतपुरी का वर्तमान नाम जो कि क्या है? बिहार शरीफ। क्या है? बिहार शरीफ। उसके बाद और जानते हैं, वहीं उदंतपुरी इस विद्यालय यानी कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल सम्राट गोपाल ने। तो अगर इसका संस्थापक या स्थापना किसने किया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय का? तो नाम ध्यान रखिएगा, कौन? पाल सम्राट गोपाल ने। पाल सम्राट गोपाल। तो यह नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। वहीं बिहार शरीफ की बात कर ले तो इब्राहिम बयां का मकबरा बिहार शरीफ में ही स्थित है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न ये पूछ दे कि क्या कहता है इब्राहिम बयां, नाम ध्यान रखिएगा, इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में स्थित है। ठीक, वहीं उदंतपुरी विश्वविद्यालय है जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह ही क्या था? प्रसिद्ध था। और नालंदा के हिरण्य पर्वत भी कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। ठीक, तो ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट था इसलिए आपको यह बताया गया। अब आ जाइए आज के दूसरे नंबर प्रश्न की। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये आपसे पूछ लिया गया है। कौन सा आंदोलन? तो होम रूल आंदोलन। वहीं बात कर ले तो इसके जो संस्थापक थे वो मजरूल हक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, और क्या पूछ दिया जाए कि भारत में होम रूल कब प्रारंभ हुआ था? ये तो बिहार का संस्थापक पूछा गया होम रूल आंदोलन का। लेकिन अगर भारत में होम रूल कब प्रारंभ हुआ ये आपसे पूछते ईस्वी, तो इसका ईस्वी ध्यान रखिएगा, तो 1916 में। ठीक, वहीं बात कर ले कि होम रूल आंदोलन के भारत में जनक कौन थे? भारत में होम रूल आंदोलन के जनक कौन थे? होम रूल आंदोलन आप लोग समझ जाइएगा। तो किसको कहा जाता है? एनी बेसेंट को। ये नाम भी ध्यान में रखिएगा। वहीं बात कर ले भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक, वहीं पटना के बांकीपुर में बात कर ले जो कि 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग को क्या किया गया था? स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। कहाँ? तो पटना का बांकीपुर में। पटना का बांकीपुर में। कब? तो 1916 को। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है और आपको साथ में नोट डाउन करते चलना है। अब आ जाइए आज के तीसरे प्रश्न की ओर। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ आपसे लोकसभा सीटों या सदस्यों की संख्या पूछी गई है जो कि कितनी है? तो 40। वही अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा सदस्यों की संख्या तब कितना हो जाएगा? 16। तो राज्यसभा लोकसभा का ध्यान रखिएगा तो राज्यसभा का भी ध्यान रख लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 16। और वही बात कर ले कि अगर पूछे कि बिहार से झारखंड का अलग राज्य के रूप में अस्तित्व कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। ये प्रश्न काफ़ी बार बिहार से पूछा हुआ प्रश्न है और आपको हम कई बार लिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। यहाँ सदस्यों की संख्या पूछी गई थी तो लोकसभा सदस्यों की संख्या जान गए, राज्यसभा की सीटों की संख्या जान गए। वहीं अगर पूछे बिहार विधानसभा में कितने सदस्य, इसमें
तो बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य, तो 75। और एक किसका बच गया, बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा में कितना, तो 243। और बिहार से संबंधित और भी बहुत सारे पॉइंट आपको हम पहले बता लिखा चुके हैं, तो यहाँ पर जैसा प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 की ओर, जो कि क्या है, बिहार के पहले सत्याग्रही बने थे, कौन बने थे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। तो जो बिहार के पहले सत्याग्रही बने थे वो श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। वहीं बात कर ले कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, डेट भी पूछ दिया जाता है, तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि बिहार में व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की बात कर ले तो शुरुआत कब हुई थी, तो 28 नवंबर 1940 को हुई थी। ये डेट को ध्यान में रखिएगा, 28 नवंबर 1940 को हुई थी। लेकिन यही भारत में अगर पूछ दे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, कन्फ्यूजन के लिए यहीं पर दोनों को बता दे रहे हैं कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जब बिहार में पूछेगा तो 28 नवंबर 1940 को शुरुआत हुआ था, लेकिन वही भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1940 को। कब, 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। और भारत का जब पूछेगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये प्रश्न आपको बोल रहे हैं कि बीपीएससी का स्पेशली फेवरेट प्रश्नों में से एक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो भारत का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही अगर आपसे पूछ दे कि कौन है सत्याग्रही, तब क्या हो जाएगा, विनोबा भावे। कौन हो जाएंगे, क्या कहता है, विनोबा भावे, जो कि किस आंदोलन से संबंधित थे, भूदान आंदोलन, नाम सुने ही होंगे, विनोबा भावे, ये नाम ध्यान रखिएगा। वहीं अनुग्रह नारायण सिन्हा का अगर बात कर ले तो ये बिहार के द्वितीय सत्याग्रही थे, बिहार के द्वितीय सत्याग्रही थे। जबकि भारत में द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब बढ़ जाते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और 5वें नंबर प्रश्न पे आने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर आप लोग किया कीजिए। सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का मॉक टेस्ट आपको करवाया जाता है, प्लस टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाया जाता है, तो जितना हो सके इस चैनल से जुड़िए। बिहार के खड़गपुर की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है या क्यों प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या है ऑप्शन में, पाइराइट, चूना पत्थर, यूरेनियम, बॉक्साइट। तो ये जो प्रसिद्ध है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट की खान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें क्या जान सकते हैं, अभ्रक का पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है, तो गया में। गया के बाद कहाँ, तो नवादा में। ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। और पाइराइट का अगर बात कर ले कि पाइराइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास में ज़्यादा, रोहतास के आमझौर में। कहाँ, रोहतास के आमझौर में। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, वहीं बात कर ले कि यूरेनियम जो है गया जिले के क्या कहता है, सुईगार के निकट, किसके निकट, सुईगार के निकट अकबरी पहाड़ की अभ्रक खानों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कैसे पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि क्या कहता है, ऐसे लिख सकते हैं कि गया जिले के अकबरी पहाड़ की खानों से प्राप्त होता है, कौन, यूरेनियम, खानों से प्राप्त होता है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। वहीं बात करें तो चूना पत्थर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो चूना पत्थर के लिए तो कैमूर और रोहतास जिला दोनों खास है, तो इसमें कैमूर और रोहतास दोनों लिख लीजिएगा।
लेकिन यहाँ खड़गपुर की पहाड़ी पूछा गया था, जो कि क्या कहता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 6 की ओर और देखते हैं 6 में क्या है। सरयू नदी के किनारे बिहार का कौन सा शहर स्थित है? यही आपसे पूछा गया है कि सरयू नदी के किनारे बिहार का कौन सा शहर स्थित है। तो जो शहर स्थित है वो छपरा। कौन सा? तो छपरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और छपरा है जो सारण जिले का एक शहर है और मुख्यालय भी है, और ये यानी कि सरयू और गंगा नदी के संगम के पास ही स्थित है। और वही बात अगर आपसे पूछ ले कि सरयू नदी का स्रोत कौन सा हिमनद है, और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सरयू नदी का स्रोत में कौन सा हो जाएगा, नाम ध्यान रखिएगा कौन, तो माप चाचुंगो। बताइए कैसा कैसा नाम है, तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। माप चाचुंगो हिमनद किसका स्रोत है? सरयू नदी का स्रोत है, और ये है कहाँ, तो तिब्बत में। कहाँ? तो तिब्बत में। और क्या जान सकते हैं, वहीं बात करें तो सरयू नदी को घाघरा, सरयू और शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो और नाम भी ध्यान रख सकते हैं, क्या, शारदा, घाघरा। इस नदी के नाम से भी किसको जाना जाता है? सरयू नदी। यही बात करें कि सरयू नदी जो है हिमालय से निकलकर क्या करता है, उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाला नदी है, और यही है जो बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में जाके मिल जाता है। और सरयू नदी के तट पर अगर शहर कह ले बात की शामिल कौन कौन सा है, तो आजमगढ़, सीतापुर, छपरा, फैजाबाद, अयोध्या सब क्या है, सरयू नदी के तट पर ही अवस्थित शहर है। वहीं अगर सरयू नदी का आपसे क्या पूछ ले, सहायक नदी सबका इम्पोर्टेंट होता है, तो ध्यान रखना जरूरी है। तो राप्ती नदी, ठीक, इसको ध्यान में रख सकते हैं। और इस नदी को ऊपरी हिस्से में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए कितना नाम है, किस रूप में, तो काली नदी के रूप में इस नदी का ऊपरी हिस्सा को। ठीक, और उत्तर प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र में क्या करता है, शारदा नदी नाम से जाना जाता है। करनाली नदी इसके नाम से भी जाना जाता है। सोचिए कितना सारा नाम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 7 पे। बिहार राज्य से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो बिहार से होकर गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो NH2 भी हैं, NH28 भी हैं, 31 भी हैं, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक, और क्या प्रश्न बन सकता है, तो अगर आपसे पूछ ले कि बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ यहाँ आप लोग सुन के नोट डाउन पूरा लिख लीजिएगा। हम सिर्फ संख्या लिख दे रहे हैं, कितना है, तो 42 है। कितना है, तो 42, ये ध्यान में रख लेना है। और जो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग है NH31, जो कि यहाँ लिखा हुआ है NH31, ये क्या है, तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 सबसे लंबा राष्ट्रीय, सबसे, हम बिहार की बात कर रहे हैं चूँकि आज बिहार स्पेशल सेशन मॉक टेस्ट है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है बिहार में, तो NH31। तो ये सब पॉइंट को आपको भी साथ ही साथ नोट डाउन करते चलना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8 पे। विक्रमशिला, कौन शिला, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक पूछ लिया गया है। इसके पहले क्या आया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। यहाँ विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है, और इसका संस्थापक कौन, तो पाल वंश का ही कौन, धर्मपाल। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का कौन, पाल वंश का ही कौन था, गोपाल। लेकिन इसका कौन, तो धर्मपाल। तो ये चीज़ याद ही रखना है। और बात करें तो ये किस जिला में स्थित है, तो भागलपुर जिला में, बिहार का भागलपुर जिला में स्थित है क्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था। और धर्मपाल
धर्मपाल के उत्तराधिकारियों ने इसे क्या किया था, राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो अगर ये लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का, किस धर्म का, तो बौद्ध धर्म के किस शाखा का, तो वज्रयान शाखा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक, और जान लेते हैं। अगर बात करें तो पाल वंश का ही गोपाल था जिसने क्या किया था, अभी आपको बताएं गोपाल से कि वो दंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और धर्मपाल ने विक्रम शिक्षा। और पाल वंश का शासक एक था कौन, देवपाल। उसने पाल वंश की राजधानी किसको बना दिया था, मुंगेर को बना दिया था। और पाल वंश का जो सब शासक था वो किसको मानने वाला था, तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में रखते चलना है आपको, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए प्रश्न नंबर 9 पे। ठीक, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है, यही आपसे पूछ लिया गया है। तो जो बिहार में महात्मा गांधी सेतु है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो गंगा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि ये जो महात्मा गांधी सेतु है पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर क्या है, उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। तो ये चीज़ अगर नोट डाउन करना है तो लिख सकते हैं कि पटना से हाजीपुर, पटना से हाजीपुर जोड़ने के लिए क्या है, गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। और इसकी लंबाई की अगर बात कर ले कि लंबाई कितनी है, तो 5750 मीटर। कितनी, तो 5750 मीटर। और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन कब किया था, तो मई 1982 में ही क्या हो गया था, इसका उद्घाटन हो गया था। किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा हो गया था। और क्या कहता है, इसका निर्माण है जो गैमन इंडिया लिमिटेड ने किया था। और एफकॉन द्वारा गांधी सेतु का पुनर्निर्माण किया गया है। तो हो सकता है आपसे यही पूछ दे कि किसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया है, तो यह नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा, आफून द्वारा पुनः निर्माण। जबकि शुरुआत में इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, गैमन इंडिया लिमिटेड ने किया था। ठीक, और क्या जान सकते हैं, चलिए इसमें इतना पॉइंट काफ़ी है। अब बढ़ जाते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। और बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको सॉल्यूशन करवाना मेरा अच्छा लगता हो तो प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक जितना हो सके कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सारे सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपको फुल डिटेल्स के साथ एकदम यूनिक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, बाकी जितना हो सकता है अच्छा कंटेंट लाना मेरा काम है। तो पादरी की हवेली कहाँ स्थित है, ये आपका पटना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले कि पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था, तो निर्माण इसका हो गया था 1772 में। कब, तो 1772 में। और किया किसके द्वारा गया था, तो फादर जोसेफ मेरी द्वारा, फादर जोसेफ मेरी के द्वारा। तो ये नाम भी ध्यान में रखना है। और इसको मतलब अंग्रेज क्या क्या था कि इसको चर्च के रूप में बदल दिया था, किसको, पादरी की हवेली को। और तब इसका नाम क्या रखा गया, जब अंग्रेज इसका ये बदल दिया तब क्या नाम रखा गया था, रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च। तो ये नाम भी ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ ईसाई पादरी लोग ईसाई धर्म का प्रचार कार्य करने लगे और इसी से इसका नाम क्या हो गया, पादरी की हवेली पड़ गया।
और भारत का अगर आपसे पूछे भारत का सबसे पुराना चर्च कौन है, तो एक सेंट फ्रांसीसी चर्च है। नाम ध्यान रखिएगा, कौन सा चर्च, तो सेंट फ्रांसीसी चर्च, फ्रांसीसी चर्च, जो कि भारत का सबसे पुराना चर्च है। भारत का सबसे पुराना चर्चों में से क्या है, एक है। ठीक, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, कोचीन में स्थित है। ये भी ध्यान में रखना है। वहीं कुछ और माउंट मैरी चर्च हो गया, जो कि कहाँ है, मुंबई में स्थित है। काइस्ट चर्च हो गया, जो कि शिमला में स्थित है। तो ये सब पूछा जाता है, कभी कभी इसका स्थान ही पूछ लिया जाता है। तो 10 प्रश्न हुए समाप्त। अब आ जाइए 11वें प्रश्न की ओर। किसका जन्म बिहार में हुआ था, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर। तो आपको पता है कि ये चारों लोगों का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में ही हुआ था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चूँकि आपको पता होगा कि सीता जी के जन्म के कारण ही क्या कहता है, नगर का नाम क्या पड़ा था, सीतामढ़ी। इनके नाम पे ही क्या पड़ा गया था, सीतामढ़ी। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ, बिहार ही में हुआ। और ये जो शहर है सीतामढ़ी, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो लखन देही। कौन देही, तो लखन देही नदी के तट पर स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान को रखना है। और वही बात कर ले अगर बिहार का पावन भूमि पर, तो अनेक महापुरुष का जन्म हुआ है। जैसे नाम चाणक्य हो गए, अशोक हो गए, आर्यभट्ट, अजात शत्रु, ये सब कहाँ, सबका तो बिहार ही का पावन भूमि पर जन्म है। और अगर बात कर ले कि सीता का अर्थ क्या होता है, अर्थ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सीता का अर्थ ध्यान रखिएगा क्या होता है, भूमि। क्या होता है, भूमि। और सीता को पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि इनको पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है। पृथ्वी की पुत्री किन्हें माना जाता है, तो सीता जी को माना जाता है। और आपको पता ही होगा कि सीता किनकी पत्नी थी, तो श्री राम की पत्नी। पौराणिक कथा रामायण में इनका क्या है, वर्णन है। ठीक, और वहीं आपको पता है कि भगवान जो महावीर जी थे, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली का कुंडग्राम में हुआ था किनका जन्म, भगवान महावीर का जन्म। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ऑप्शन नंबर बी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना सिटी में। पटना सिटी में। और इनका ईस्वी पूछा जाता तो 1666 में। तो ये सब पॉइंट आपको भी नोट डाउन जरूर करना है और ये सब जानकारी को दिमाग में भी रखना है। ये नहीं कि सिर्फ नोट डाउन करके निकल देना है, रिवीजन करना ही नहीं है। जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी रिवीजन नहीं कीजिएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए खुद का नोट्स तैयार कीजिए और जितना हो सके अपना रिवीजन कीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 12। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो ये कब हुई थी इसका स्थापना, 1916 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर पूरा डेट पूछेगा तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 3 फरवरी 1916 को। वहीं बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से लेके कितना तक, 232 तक उच्च न्यायालय से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, तो उच्च न्यायालय से ही संबंधित है। तो यहाँ पर ये आ गया न्यायालय का बात। तो वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा किया जाता है, नियुक्ति। तो ये किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर जान गए। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण किसके द्वारा दिलाया जाता है, अगर शपथ पूछेगा तब किसके द्वारा, तो शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा। चलिए अब आ जाइए, क्या कहता है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 13। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था।
देखिए सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन है, लेकिन जिस पे स्टार मार्क करें समझिए वो और ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो जो बिहार में, पहले तो ये ध्यान रखिए कि बिहार में कौन सा सत्याग्रह, तो अंबारी सत्याग्रह कब हुआ, तो 1939 में। लेकिन इसका जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे, तो राहुल सांकृत्यायन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और राहुल सांकृत्यायन इतना बड़ा नाम है कि बताइए। राहुल सांकृत्यायन ही थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो आपसे ये भी पूछता है कि छपरा में किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे, तब भी क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। ये नाम ध्यान में रखिएगा। और अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ, उसका नेतृत्व भी कौन किए थे, तो राहुल सांकृत्यायन जी ही किए थे। ठीक, वहीं बात करें स्वामी सहजानंद के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको इतना बार बता चुके हैं कि आप लोग भी सुन सुन के अच्छी तरीके से आप लोग को याद हो गया होगा। और यदुनंदन शर्मा जी की बात करें तो ये कहाँ से किए थे, गया से किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कहाँ से, तो गया से। और स्वामी विद्यानंद एक पूछा जाता है, जो कि कहाँ से, दरभंगा से। और ये श्री कृष्ण जी कहाँ से किए थे, तो मुंगेर से। ये सब किसान आंदोलन का नेतृत्व करता थे। ठीक, अब आ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 14 की ओर। देख लेते हैं कि 14 में क्या है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। बताइए, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। तो ये जो अधिनियम है 1885 में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं, देखिए 1885 में क्या हुआ, स्वीकार किया गया। और इसी अधिनियम को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जमींदार काश्तकार को भूमि से संबंधित मतलब अधिकारों को परिख्यापित करना था। तो इसको तो लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए जान लीजिए। ठीक, वही यहाँ पर क्या आया, अभी आपको बोले ना किसका उद्देश्य था, जमींदार काश्तकार। तो काश्तकार से एक देखिए आपसे एक पॉइंट याद आ गया जो यहाँ पर नोट डाउन करा सकते हैं क्या। तो अगर आपसे पूछ ले कि बाकास्त, ये पूछा हुआ प्रश्न है, बाकास्त कृषक संघर्ष का नेतृत्व करता कौन थे। बाकास्त कृषक संघर्ष का नेतृत्व करता कौन थे, तो कौन थे, सहजानंद, जो कि इनसे रिलेटेड पॉइंट आपको हम बहुत बार बताए हैं, लेकिन ये पॉइंट आज याद आ गया तो ये पॉइंट भी आपको बता दिया गया। अपने अधिकारों के लिए बाकास्त कृषकों ने इनके नेतृत्व में क्या किया था, आंदोलन जारी किया था। और इसके बाद क्या हुआ था कि जमींदारी प्रथा को क्या हुआ था, ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प मिला था। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्यों में आता है। तो संथाल विद्रोह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे ज़्यादा इसका पूछा है कि संथाल विद्रोह हुआ कब था, इसका ईस्वी। तो 1855 से 56 इसका ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से कि इसका ईस्वी बहुत बार पूछा गया। और संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता का नाम भी पूछा गया। तो नेतृत्वकर्ता जो थे कौन थे, सिंधु और कान्हू। कौन, सिंधु और कान्हू। ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में आता है। तो वर्तमान में झारखंड और बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात कर ले कि जो भागलपुर से ये क्षेत्र है, इसको दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो दमन ए कोह क्षेत्र। दमन ए कोह क्षेत्र भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र का बात कर रहे हैं। भागलपुर से राजमहल
नाम याद रखिएगा। राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या हो जाएगा, दमन ए कोह क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया। और 1855 में ही सिद्धू को पकड़ लिया गया था, जो अभी बताएं कि नेतृत्व करता थे, और इनका हत्या कर दिया गया था। ठीक, तो ये सब ध्यान में रखना है। और संथाल जनजाति है जो भारत में तीसरी बड़ी आबादी वाली जनजाति है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके विद्रोह के समय एक मारा गया था, नाम उसको ध्यान में रख सकते हैं, उस नाम को मेजर बारो पूछ लिया जाता है कि मेजर बारो किस विद्रोह के समय मारा गया था, तो संथाल विद्रोह के समय। और कार्ल मार्क्स का नाम सुने ही होंगे, उन्होंने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किस में, तो नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री लिख देते हैं यहाँ पर, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। इसमें क्या क्या था, इन्होंने संथाल जनजातियों की प्रशंसा की थी। किसने, तो कार्ल मार्क्स ने। तो हो सके आपसे यही पूछ दे कि इस नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कौन है, तो कार्ल मार्क्स। ठीक, अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 16 की ओर, देख लेते हैं 16 में क्या है। और आप लोग से अब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको इतने अच्छे से सारा कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, और भी अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए तैयार किया जाएगा। तो जो बिहार का किस जिला में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलखा महल स्थित है, तो सबसे प्रश्न पहले ये देखना है कि मंदिर पूछा गया है या महल, इसमें लोग गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ हमसे नौलखा महल पूछा गया है, तो जो नौलखा महल है बिहार का किस जिला में है, ये आपका है मधुबनी जिला में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, और कब निर्मित है, तो 17वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। इसको राजनगर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, किसको, नौलखा महल को। तो एक नाम और लिख लीजिएगा, राजनगर महल या राजनगर पैलेस कह सकते हैं। और ये भारत के बिहार में कहाँ है, मधुबनी के पास। क्यों इसको राजनगर पैलेस के नाम से जाना जाता है, चूँकि ये मधुबनी के पास राजनगर शहर में ही स्थित है। और शाही ब्राह्मण महल है, किसका महल है, शाही ब्राह्मण महल है। ठीक, और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछ सकता है। तो दरभंगा के राजा, दरभंगा के महाराजा या राजा कहिए, दरभंगा के महाराजा ने करवाया था, जिनका नाम क्या था, रामेश्वर सिंह। उन्होंने ही क्या करवाया था, इस महल का निर्माण करवाया था। किसने, तो दरभंगा के महाराजा ने। वही बात कर ले, और क्या जान सकते हैं इसमें कि इसका निर्माण में नक्काशी का 22 परत का उपयोग किया गया था, जो कि ताजमहल से भी अधिक है। उसमें 15 ही था, लेकिन इसमें 22 का किया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में यह महल दरभंगा राज के स्वामित्व में है, लेकिन स्थित है बिहार के किस जिला में, हाँ अभी बिहार के किस जिला में पूछा गया है, तो ये कहाँ स्थित है, मधुबनी में। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 17 की ओर, देख लेते हैं 17 में क्या है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 16 नंबर में कहाँ है, तो मधुबनी में ही स्थित है ये, लेकिन निर्माण करवाया था तो दरभंगा का महाराजा। ठीक, बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था, यही आपसे पूछा गया। तो ये किसके काल में स्थापित हुआ था, मुगल शासक अकबर के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। और 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं कि कब, तो 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ था, या एक सूबे का दर्जा क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। और आपको नोट डाउन साथ ही साथ ज़रूर करना है, आप ही का हेल्प होगा।
बाकी वही बात करें तो अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपंथियों में राजा मान सिंह सबसे प्रसिद्ध हुआ था। और क्या जान सकते हैं, 1587 से लेकर 1594 के बीच वही राजा मान सिंह जो था बिहार में मुगल सत्ता को काफ़ी सुदृढ़ बनाया था या सुदृढ़ता प्रदान किया था। ठीक। और बिहार का सूबेदार जो सर्वप्रथम किसको बनाया गया था, तो ये भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि बिहार का सूबेदार सर्वप्रथम किसको बनाया गया था, तो मुनीम खां। नाम ध्यान रखिएगा किसको, मुनीम खां। चलिए, और मुनीम खां के बाद मुजफ्फर खान बिहार का सूबेदार बना था इसके बाद का, लेकिन सर्वप्रथम पूछेगा तो मुनीम खां। अब आइए प्रश्न नंबर 18, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुआ। लीजिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आ गया, तो आप लोग ये वाला तो प्रश्न नहीं भूलिएगा। ये जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2016 को हुआ था। पूरा डेट अगर आपसे पूछे तो 2 अक्टूबर 2016 को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया। अगर वही बात कर ले इसके अंतर्गत है क्या, तो 12वीं पास बिहार के विद्यार्थी को कितना 4 लाख तक बैंक से ऋण मिल सकता है, दिया जा सकता है। किस लिए, उच्च शिक्षा के लिए, जिसका गारंटी कौन लेती है, तो बिहार सरकार लेती है। तो 12वीं पास के लिए 12वीं पास के लिए कितना लाख तक रुपया ऋण दिया जा सकता है, तो 4 लाख रुपया तक। ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक। और क्या जान सकते हैं, कुछ योजना जो शुरुआत हुई थी 2016 में ही, और 2 अक्टूबर 2016 से ही एक और याद रखिएगा, कुशल युवा कार्यक्रम, इसका भी शुरुआत इसी दिन हुआ था, इसी डेट को हुआ था। और एक बिहार स्टार्टअप नीति, इसका शुरुआत कब हुआ था, 2016 से ही लागू हुआ था। और कब, तो 7 सितंबर 2016 से। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। वही बात कर ले 2016 का ही, तो 27 सितंबर 2016। देखिए सब कितना 2016 से ही सब संबंधित है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान शुरू किया गया था। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान को शुरू कब किया गया था, 27 सितंबर 2016 से। तो इतने सारे पॉइंट बने सिर्फ 2016 का कि कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई थी। अब आ जाइए 19 नंबर प्रश्न पर। लेकिन आपको पता है कि 19 नंबर प्रश्न पर जाने से पहले आप लोग के लिए होता है 3 प्रश्न, और उसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो आज के लिए क्या जानते हैं कि आपका पहला प्रश्न है क्या। चूँकि आज बिहार स्पेशल सेशन है तो आपके लिए प्रश्न है, और वही प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपको पहले हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो आपसे आज का पहला प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता कौन थे, उनका नाम बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए नौलक्खा मंदिर। देखिए, इसके पहले अभी आपको बता रहे थे नौलक्खा महल, आज आपसे नौलक्खा मंदिर का क्वेश्चन आ गया। ये बिहार का किस जिला में है, बिहार के किस जिला में है, ये आपको बताना है। और ये सारे चीज़ आपको हम भी डिटेल से पढ़ा चुके हैं पहले के सेशन में बिहार स्पेशल में। तीसरा प्रश्न है आपके लिए क्या, तो बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, बिहार की। और सारे लोग कमेंट का आंसर कमेंट किया कीजिए प्रश्न का। जो भी पूरे वीडियो को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप ही लोग के लिए रिवीजन के लिए किया जाता है। और हाँ, और आपको पता है इसके पहले जो ज्योग्राफी का सेशन हुआ था उसका आंसर हमें ही बताना है, ताकि आप लोग मिला सकिए कितना सही गया, किसका सही गया, किसका नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछे थे ज्योग्राफी में कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 111 किलोमीटर के बराबर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न था, तो उसका आंसर हो जाएगा सेब की खेती के लिए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मारमा गुहा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, गोवा राज्य में।
तो ये आपको पुराने सेशन का आंसर भी बता दिया गया और आज का प्रश्न भी पूछ लिया गया। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। देखते हैं 19 में क्या है पूछा गया है आपसे। तो आपका 19 प्रश्न है, बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, सीधा सीधी कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। वहीं बात करते हैं, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र जो है बाहरी हिमालय का भाग है, यानी कि शिवालिक का भाग है। किसका भाग है? तो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है जो कहाँ, बाहरी हिमालय यानी कि शिवालिक का भाग है। बिहार में वही बात करें अगर धारवाड़ चट्टान का, जो कि धारवाड़ चट्टान, तो धारवाड़ चट्टान की अगर बात कर ले तो गया, जमुई, मुंगेर, नवादा सब में क्या पाया जाता है? आदि जिलों में कौन सा? तो धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। और विंध्य समूह की चट्टान का अगर पूछ दे कि विंध्य समूह चट्टान कहाँ पाया जाता है बिहार के, तो ये कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ये सब जिलों में क्या पाया जाता है? आदि जिलों में विंध्य समूह की चट्टानें। वहीं अगर बिहार में क्वाटरनरी काल की चट्टानें तो गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। धारवाड़ संरचना का राजगीर और बिहार शरीफ की पहाड़ी में भी चट्टान मिलता है। और विंध्य श्रेणी का जो चट्टान से होता है उसी से तो पाइराइट अयस्क प्राप्त होता है, पाइराइट से फिर गंधक प्राप्त होता है। अब बात करें टर्शियरी चट्टान, जो कि प्रश्न में पूछा गया, जो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, तो इससे क्या, तो जैसे बालू चूना पत्थर हो गया, क्या कहता है, कांगलो, नाम सुने होंगे तब ना, कांग्लोमरेट, ये सब कहाँ पाया जाता है? बिहार में टर्शरी चट्टान के अंतर्गत पाया जाता है। वही खड़गपुर की पहाड़ी तो मुंगेर जिला में स्थित है और उस पहाड़ी में ग्रेनाइट, सेल, स्टेल ये सब पाया जाता है चट्टान। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, नोट डाउन करना है। अब आ जाते हैं आज के 20वें नंबर प्रश्न पर। तो क्या है, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में जो तुर्क शासन की स्थापना है, ये पहला बार जो किया गया था किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें तो बख्तियार खिलजी बनारस और क्या कहता, अवध क्षेत्र का सेनापति मलिक का किसका सहायक था? ठीक। और जिस टाइम बिहार आक्रमण के समय बंगाल बिहार के क्षेत्र में सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन शासक कर रहा था। बख्तियार खिलजी जब बिहार के आक्रमण के समय का बात बता रहे हैं। और बख्तियार खिलजी का पहला महत्वपूर्ण विजय वही उदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ वर्तमान में नाम है, विजय थी, जो कि 1198 में संपन्न हुई थी। ये ध्यान में रख सकते हैं। और यही बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो यहाँ कुछ लिखने वाला पॉइंट नहीं था कि जो आपको हम लिखवा सके, बस बोल दिए, तो आप लोग उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का सेशन लेके। और आपको पता है फुल डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।